नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर नई क्लास में। आज जो हमें सर की क्लास होगी वो होगी पॉइजनिंग पे। मतलब पॉइजन जहर जो लोग गलती से या जानबूझ के खा लेते हैं उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितने प्रकार के हुए होते हैं, जैसे कि कीटनाशक, सल्फास, चूहा मार दवाई या एसिड, फिनाइल। तो इनके खाने से हमारे शरीर में क्या क्या होता है, क्या हमें इसके उपाय उपचार करने चाहिए और हमें इनसे क्या खतरा, कितना खतरा हो सकता है, इन सारी बातों को हम आज की इस क्लास में देखेंगे। क्लास शुरू करते हैं उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी तो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। और यदि आपका कोई डाउट, सवाल, सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉइजनिंग कोई भी सब्सटेंस जो कि अपने बॉडी के अंदर आके वो हार्म पैदा कर सकता है, वो अपन को पॉइजन कहलाएगा। ठीक है, तो किस किस तरीके से आ सकता है अपने बॉडी के अंदर वो? पहला, इंजेक्शन से आ सकता है। दूसरा, इनहेलेशन से आ सकता है। तीसरा, बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, और कैसे आ सकता है? इंजरी से। तो इंजरी से इतना नहीं होता, हाँ वो तो बाइट हो जाएगी। इंजेक्शन, इनहेलेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसी तरीके से अपने बॉडी के अंदर आ सकता है मेन। तो अब जो मेनली कंसल्ट करना है कि इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करना है कोई से भी पॉइजन का, और कैसे उसको अप्रोच करना है। ठीक है, मेन आज का कंसर्न यही है कि उसका जैसे ही कोई पेशेंट आता है पॉइजन का आपके पास, तो उसको इनिशियली इवेल्यूट कैसे करना है और उसको मैनेजमेंट कैसे करना है। तो जो इमीडिएट मैनेजमेंट होता है, इमीडिएट मैनेजमेंट हमेशा गाइडलाइंस करता है जो एक्यूट एबीसी गाइडलाइंस। सबसे पहले जैसे कि अपन जो पेशेंट तुरंत शॉक में आता है उसको एबीसी गाइडलाइंस करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। तो जैसे ही पेशेंट आता है सबसे पहले उसका एयरवे देखना है, ब्रीदिंग देखना है, सर्कुलेशन देखना है। अगर ये सब एबनॉर्मल है तो इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ऑन बेसिस ऑफ आईसीयू केयर। जैसे भी आईसीयू केयर में अपना ट्रीटमेंट चलता है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन का। अगर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन नॉर्मल है तो अपन आगे आते हैं। ठीक है, जैसे ही पेशेंट आया, पेशेंट को अपन ने एबीसी देखा। एबीसी अगर एबनॉर्मल है तो उसको अपन आईसीयू केयर स्टार्ट कर दिया, मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया सीधे। फिर कौन सा पॉइजन खाया है, कौन सा नहीं खाया, उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। सबसे पहले तो आपको एबीसी ट्रीट करना है। जब एबीसी स्टेबल हो गया, वो एबीसी स्टेबल है, तो फिर उसको देखना है अपन को कॉन्शियसनेस लेवल ठीक है, अनकॉन्शियस है कि कॉन्शियस है। अगर अनकॉन्शियस है तो उसको सबसे पहले उसको शुगर लेवल देखना है, क्योंकि ज्यादातर पॉइजन जो है बॉडी से शुगर लेवल कम कर देते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जैसे अल्कोहल हो गए, जो अपने ओपोइड्स सब्सटेंस हो गए, ये बॉडी से शुगर कम कर देते हैं। तो जैसे ही आपको अगर कोई पेशेंट है पॉइजन की हिस्ट्री लेके अनकॉन्शियस लेके आ रहा है तो उसका शुगर चेक करना है। शुगर अगर नॉर्मल आता है तो फिर उसको सीटी हेड कराना है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट हिस्ट्री दे देते हैं कि पॉइजन की है, कई बार टिपिकल हिस्ट्री नहीं भी देते हैं। कोई उसको इंजरी हो गई हो या फिर कुछ सीवियर हो गया हो तो वो रूल आउट करना है, क्योंकि अनकॉन्शियसनेस का और कोई एग्जीक्यूट कॉलन नहीं होता है पॉइजन में। अगर पॉइजन में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, पेशेंट का एक सीटी हेड कराना ही पड़ेगा कि अनकॉन्शियसनेस लेवल का और कोई कारण तो नहीं है। जब एबीसी नॉर्मल है, अगर सर्कुलेटरी फेलियर है तब तो अलग बात है अनकॉन्शियस होने की, लेकिन अगर एयर में ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मतलब बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद भी वो अनकॉन्शियस है, ये तब की कंडीशन है। ठीक है, अब आते हैं कॉन्शियस ओरिएंटेड। आपको 99% तक यही पेशेंट मिलने वाले हैं जो कि कॉन्शियस ओरिएंटेड होते हैं, पॉइजन की हिस्ट्री देते हैं, एबीसी भी नॉर्मल होता है, वाइटल्स स्टेबल है, कॉन्शियस ओरिएंटेड है। अब अपन को इसके आगे देखना है।
इसके आगे क्या करेंगे, अब वो कॉन्शियस है, कॉन्शियस से अपन उसको प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री पूछेंगे किस टाइप का उसने पॉइजन खाया है, पॉइजन इरिटेंट है, सब्सटेंस है, इनहेल किया है, क्या किया है, पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, साथ में वाइटल एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है क्या, रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, रिमूव किस किस तरीके से कर सकते हैं पेशेंट को, रिमूव कर सकते हैं जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में जो बॉडी है स्किन से भी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो स्किन को सबसे पहले उसको वॉश करना है। इसके ऑर्गेनोफॉस्फोरस और सल्फोस पॉइजनिंग में पूरी स्किन को वॉश करना है, उसे कपड़े वपड़े हैं तो उसको चेंज कर दो, कपड़ों में अगर लगा हुआ हो कुछ मटेरियल तो वो साफ कर दो, और इस एक प्लेन पानी से उसका पूरा बॉडी पहुंच देना है। ठीक, अब आते हैं बॉडी के अंदर जो चला गया है उसको कैसे रिमूव करेंगे। उसके लिए अपन को कराना पड़ेगा गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है, पेशेंट को राइट या लेफ्ट लेटरल टिल्ट कर देते हैं, राइस ट्यूब पहुंचाते हैं अपन स्टमक से, स्टमक में राइस ट्यूब डालने के बाद उसका एटलीस्ट 2 लीटर एनएस से वॉश करना पड़ता है। पहले एनएस डालेंगे, थोड़ी देर वहां पर रहेगा, उसका निकाल देंगे। इसका वॉश करने का तरीका ये है कि पहले एक एनएस डाला, फिर उसको वापस निकाल दिया, उसके बाद फिर एक और एनएस डाला, 2 एक साथ नहीं लगाने, क्योंकि गैस्ट्रिक की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि 2 एनएस एक साथ ले लो, तो वो अपने लंग्स में भी आ सकता है एनएस। ठीक है, तो पहले एक एनएस डाला, फिर वो निकल जान देंगे, फिर दूसरा एनएस डालेंगे। गैस्ट्रिक लवाज किन किन कंडीशन में किया जाता है, किन में नहीं किया जा सकता। तो सिंपल सी बात है कि एक इनहेलेंट जो पॉइजन है, जो इनहेलेशन से आए हैं, प्लस इरिटेंट पॉइजन। इरिटेंट मतलब कोई भी एसिड है या एल्कली है। एसिड कौन कौन से होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड जो अपने टॉयलेट क्लीनर है। एल्कली कौन से होंगे, जो बैटरीज के सब्सटेंस हैं, बैटरी सब्सटेंस जितने मिलते हैं। और इनहेलेंट कौन से होंगे, पेट्रोल केरोसिन। तो पेट्रोल केरोसिन, टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, एसिड, बैटरी सब्सटेंस अगर खाया है, इन कंडीशन में आपको गैस्ट्रिक लवाज कंट्रा इंडिकेटेड होता है। बाकी जितनी भी कंडीशन है सब में अपन गैस्ट्रिक लवाज कराते हैं। गैस्ट्रिक लवाज का टाइम ये है कि एज अर्ली एज पॉसिबल है, अर्ली एज पॉसिबल अप टू 6 आवर। 6 घंटे की अगर हिस्ट्री दे रहा है, अगर 6 घंटे से ज्यादा की हिस्ट्री दे रहा है तो गैस्ट्रिक लवाज का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिक से तो वो नीचे जा चुका है। अब आप लवाज करोगे तो उसके कारण कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है, बाकी फायदा कुछ नहीं होगा उससे। तो गैस्ट्रिक लवाज समझ में आ गया कब कब कराना है, कैसे कराना है, ये समझ में आ गया। इसके बाद रिमूव कर दिए सब्सटेंस अपन ने, रिमूव कर दिए सब्सटेंस। रिमूव करने के बाद अपन देखेंगे जो टिपिकल एंटीडोट्स है कि नहीं उसके पास। अगर वो अपन जो भी पॉइजनस की हिस्ट्री दिया है, वो उस हिस्ट्री के पास अपने पास एंटीडोट है कि नहीं। एंटीडोट यूजली 5 से 10% पॉइजन में ही मिलते हैं, ज्यादातर पॉइजनिंग में मिलते नहीं है। तो एंटीडोट अपन को पता होना चाहिए क्या है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, इसका है एट्रोपिन, और पाम भी है इसका एंटीडोट। और पैरासीटामोल पॉइजनिंग, पीसीएम पॉइजनिंग, इसका एंटीडोट क्या है, एसिटाइलसिस्टीन, एसिटाइलसिस्टीन। जो म्यूकोमिक्स आता है ना, म्यूकोमिक्स नेबुलाइजेशन के लिए यूज करते हैं अपन, वही है एसिटाइलसिस्टीन। और ओपोइड्स दिया है कोई उसने, उसके लिए होता है नेलॉक्सोन। आयरन कुछ खा लिया आयरन वगैरह का, उसके लिए होता है डिजीमाइंड, नहीं आयरन के लिए होता है डेस्फेरिऑक्सामाइड। और डिजिटैलिस टैबलेट खा ली है तो उसके लिए होता है डिजीबाइंड। यूजली ड्रग्स की पॉइजनिंग कम ही मिलती है और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती ड्रग्स की पॉइजनिंग ट्रीट करने में। ज्यादातर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग मिलती है, पैरासीटामोल पॉइजनिंग मिलती है, क्योंकि पैरासीटामोल बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है।
पैरासीटामोल पॉइजनिंग है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है। इसके अलावा पॉइजनिंग है जो जिनके एंटीडोट नहीं है अपने पास, रेड किलर, सेल्फॉस, एसिडिक पॉइजनिंग, ठीक है। इन सब के एंटीडोट है नहीं अपने पास। इन सब ज्यादातर आपके पास रेड किलर, सल्फॉस, ड्रग्स या फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस 95% ऑलमोस्ट इन 4 पॉइजनिंग में ही कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये चारों इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और लोगों के दिमाग में ये बैठ ही चुके हैं, तो इसलिए यही खा के आते हैं लोग, ठीक है। और कुछ पता भी नहीं है ना लोगों को, या ये बाथरूम भी मिल जाता है आराम से, तो ऐसे पी के जाते हैं। तो ये सब ये सभी 4 कॉमन है। चूहा मार भी कॉमन है, सल्फॉस भी कॉमन है, टॉयलेट क्लीनर भी कॉमन है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक्सीडेंटल भी हो जाता है कई बार, क्योंकि गन्ने मतलब खेतों में सिंचाई करते खेतों में पाउडर डालते हैं, उस समय हो जाता है, ठीक है। तो ये एंटीडोट्स में आ गए अपन, एंटीडोट्स हैं। अब जो आते हैं यहां तक आने के बाद आते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पे। इतना अभी तक जो है वो तो सब चीजों का ही करना है ना। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अपन को किस किस चीज का पढ़ना है, एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, एक सेल्फॉस पॉइजनिंग और एक इरिटेट एसिड पॉइजनिंग मान लें। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये तीनों पेशेंट बहुत कॉमनली आते हैं, बीच में एक रेड किलर और मॉडल है। इन चारों का अपन को स्पेसिफिक कोर्स पता होना चाहिए कि क्या होता है इनमें, ठीक। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का पेशेंट आया अपने पास, जो अपन ने बेसिक शुरू में एबीसी देखा था वो ठीक किया, कॉन्सियसनेस लेवल ठीक करी, उसके बाद अपन देखे स्पेसिफिक एंटीडोट इसका अवेलेबल है। सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग बॉडी के अंदर गया है कि नहीं गया है, उसके 3 साइन होते हैं। ये 3 साइन देखने हैं। सबसे पहले पहला साइन क्या है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड होनी चाहिए। दूसरा पल्स रेट मोर देन 100 होनी चाहिए। तीसरा पल्स लेस देन 100। तीसरा चेस्ट बायलेटरल क्रैकल्स आना चाहिए, चेस्ट में बायलेटरल क्रैप्स आने चाहिए और पूरे बॉडी के सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का पेशेंट आपके पास आता है, अगर उसका इफेक्ट हो गया है बॉडी में तो उसके पास क्या होगा, उसकी प्यूपल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, उसके पूरे बॉडी से नाक से उसको नाक से भी सिक्रीशन होने लगेगा, उल्टी भी होने लगेगी, दस्त भी लगने लगेंगे। चेस्ट में आप ऑस्कल्टेट करोगे तो बायलेटरल क्रैप्स मिलेंगे आपको, पल्स कम होने लगेगी, रेस्पिरेशन कम होने लगेगा और पूरे बॉडी में सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे। ये इसके क्लासिकल फीचर होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के। और 100 से कम मिलती है पल्स, बेडी कार्डियन होता है। तो सर सभी का होगा नहीं, पल्स की यूजली जो है ना आपको बायलेटरल क्रैप्स मिल रहे हैं और प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड है, इतने सिक्रीशंस मिल रहे हैं तो अपन एक्सपेक्टेड करते हैं कि पल्स उसका 100 से ऊपर मिल जाती कई लोगों की। पल्स छोड़ दो, पल्स का स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक यही है, सिक्रीशंस मिल जाएंगे पूरे बॉडी में, चेस्ट में बायलेटरल क्रैप्स मिलेंगे और प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगी। ये क्लासिकल है। अगर ये 3 चीजें मिल रही तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है। इसका ट्रीटमेंट है एक ही सिंगल मात्र एट्रोपिन। एट्रोपिन का डोज जो है ऐसा है कि आप जितना एट्रोपिन दे सकते हो उतना देते जाओ, कोई इसका वो डोज नहीं है फिक्स। आपको जब तक एट्रोपिनाइजेशन होता है, फुल एट्रोपिनाइजेशन, फुल एट्रोपिनाइजेशन के 3 साइन हैं, जब तक ये साइन नहीं मिलते हैं तब तक आप लगातार एट्रोपिन देते जाओ। देते कैसे हैं, 5-5 के बोलस में देते हैं। पहले 5 एम्पूल एट्रोपिन दिए, 5 मिनट बाद फिर 5 दिए, 5 मिनट बाद फिर 5 दिए, ऐसे 5-5 करके अपन 100 तक भी दे सकते हैं। 100 एम्पूल एट्रोपिन के भी अपने पेशेंटों को दिए हैं। 60 से 70 एम्पूल डायरेक्ट लगाए हैं, डायरेक्ट पुश करते जाओ हर 5-5 मिनट से। फुल एट्रोपिनाइजेशन के साइन है, पहला प्यूपिल फुली कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए, फुली डायलेटेड, पूरी फुल डायलेटेशन हो जाना चाहिए। दूसरा चेस्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, चेस्ट में कोई भी क्रैप्स नहीं आना चाहिए। तीसरा पल्स मोर देन 100 होना चाहिए, ठीक। ये 3 क्राइटेरिया है। जब तक ये 3 क्राइटेरिया नहीं मिलते हैं तब तक आपको लगातार उसको एट्रोपिन देते रहना है। इसके अलावा एट्रोपिन के अलावा इसमें क्या होता है, चेस्ट में क्रैप्स आने लगते हैं तो चेस्ट में क्रैप्स होने के कारण पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चले जाता है ना, रेस्पिरेशन हो जाता है। उसके लिए फिर आपको कई बार वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है।
और बाकी इसके अलावा आप फ्लूइड स्टेरॉइड वो सब तो हो गई, एयरवे मैनेजमेंट करना ही है, ABC वाला पार्ट। इसका लेकिन एक ही डोट है, अगर आपने पेशेंट को एट्रोपिन दे दिया तो बच जाएगा, नहीं दिया तो फिर वो आगे रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाके डेथ हो जाती है उसकी। ऑर्गेनोफॉस्फोरस में एक चीज मिलती है इंटरमिटेंट सिंड्रोम। ये थोड़ा टफ क्राइटेरिया है। दो टाइप के होते हैं, अर्ली इंटरमिटेंट सिंड्रोम और लेट इंटरमिटेंट सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के पेशेंट है उसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने लगता है, जिसके कारण पेशेंट को एकदम से सडन ऑनसेट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है। इंटरमिटेंट सिंड्रोम के बारे में पढ़ना, उसके बारे में पढ़ोगे थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा सा टफ एंटाइटी है, हर किसी को पता नहीं होती है। चलो, जो इंटरमिटेंट सिंड्रोम है ये इसके बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरमिटेंट सिंड्रोम जो है एक बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, इससे सडन डेथ भी हो सकती है। तो कोई भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का पेशेंट आता है, आप उसको ट्रीट कर रहे हो तो आपको इसके साइन जो है आपको देखते रहना है कि पेशेंट इंटरमिटेंट सिंड्रोम में तो नहीं जा रहा है। इंटरमिटेंट सिंड्रोम में क्या होता है, एकदम से सडन ऑनसेट नेक पैरालिसिस, जैसे स्नैक बाइट में होता है ना, बिल्कुल एकदम से नेक होल्डिंग खत्म हो जाती है उसकी, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है और 1 to 2 आवर के अंदर उसको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने लगती है। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप, तुरंत ट्रीटमेंट के 6-7 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है। तो आपको हमेशा ये पेशेंट के इंटरमिटेंट सिंड्रोम के लिए वॉच करते रहना है। रेड किलर आ गया। रेड किलर पॉइजनिंग जो है ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग है, एंटीडोट कोई है नहीं, अपन को इसको ट्रीटमेंट, इसमें जिंक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड जो क्या करता है, बॉडी के अंदर जो है ना हेमरेज पैदा कर देता है, सीजर्स पैदा करने लगता है बॉडी के अंदर जाके, गैस्ट्रिक हेमरेज है। जिंक रेड किलर से डेथ कैसे होती है, रेड किलर से डेथ हमेशा चौथे या 5वें दिन होती है, 4th या 5th डे। किससे होती है, यूजली जो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग के कारण हाइपोटेंशन और शॉक में चले जाता है पेशेंट। तो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट जो है लिवर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग चालू कर देता है, उससे गैस्ट्रिक हो जाएगा ब्लीडिंग और हाइपोटेंशन और शॉक में चले जाएगा। तो रेड किलर का पेशेंट है, रेड किलर के पेशेंट में अपन को 3-4 चीजें वॉच करनी है। आप ये वॉच करना है कि उसका बीपी लेवल ठीक है कि नहीं, अल्टरनेट नहीं आ रही है, सीजर्स भी पैदा करता है तो सीजर्स की प्रोफाइलेक्टिक भी दे सकते हैं अगर उसने ज्यादा मात्रा में खाया है तो। अगर बहुत ज्यादा बता रहा है कि वो 1-2 पूड़ियां पूरी खा ली है उसने चूहा मार की, तो उसको एंटी एपिलेप्टिक भी दे सकते हैं ट्रीटमेंट में, प्रोफाइलेक्टिक। हाँ, एंटी एपिलेप्टिक एज ए प्रोफाइलेक्टिक दे सकते हो, विटामिन के एज ए प्रोफाइलेक्टिक दे सकते हो। ये दोनों गैस्ट्रिक ब्लीडिंग या सीजर्स को प्रिवेंट करेंगे। आपको हमेशा गैस्ट्रिक ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना मतलब पेशेंट से पूछते रहना है, पेट देखना है, पेट में कोई बहुत ज्यादा टेंडरनेस तो नहीं है, उसका मोशन प्रॉपर क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, मोशन उसको बोल रहे हैं कि मोशन देखते रहेंगे, मोशन बिल्कुल ऐसे ब्लडी मोशन तो नहीं हो रहे हैं, ब्लैक कलर स्टूल तो नहीं हो रही है, और बीपी हाइपोटेंशन तो नहीं जा रहा है। रेड किलर सबसे दिक्कत वाली बात है कि रेड किलर का पेशेंट 2-3 दिन तक बिल्कुल ठीक होता है और 4-5वें दिन से वो कॉम्प्लिकेटेड होना चालू हो जाता है। बाकी जो है ना ऑर्गेनोफॉस्फोरस, सल्फोस, एसिड, ये तो शुरुआत से ही दिक्कत नहीं करते हैं, शुरुआत से ही मतलब सीरियस ही आते हैं, तो इसमें अपन को ट्रीटमेंट करना आसान है। रेड किलर का पेशेंट एकदम से सीरियस होता है, LFT मॉनिटर करना है इसमें। अगर LFT डिरेंज हो रहा है, हाइपोटेंशन में जा रहा है, ये सब उसके रेड फ्लैग साइन है। सीवियर एब्डोमिनल टेंडरनेस है, इन कंडीशन में पेशेंट को तुरंत आपको देखना है कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है, अगर ब्लीडिंग हो रही तो फिर उसको हायर सेंटर रेफर करना है। सबसे टेंशन वाली बात है, टेंशन रेड किलर ही देता है क्योंकि ये नॉर्मल पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है 2 दिन तक, 3 से 4 दिन से वो कॉम्प्लिकेट होना चालू हो जाता है। ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा इसको, ऑब्जर्वेशन में ना आपको LFT मॉनिटर करना है उसका, LFT, BP, एब्डोमिनल टेंडरनेस, डाइट, ये खा रहा है कि नहीं अच्छे से, स्टूल में ब्लैक कलर स्टूल तो नहीं जा रहा है, ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है रेड कलर के पेशेंट में। सल्फोस पेशेंट, सल्फोस जो है, सल्फोस की जो है ना अगर आधी टैबलेट भी उसने खाई है किसी ने तो ये लीथल डोज है, सल्फोस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर उसने आधी टैबलेट भी खा ली है और बॉडी के अंदर चले गई है मतलब ऑलमोस्ट 99% उसकी डेथ होनी है। केमिकल क्या रहता है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, फॉस्जीन गैस बना देता है, वो फॉस्जीन गैस बना के सेलुलर टॉक्सिसिटी कर देती है, सेल रप्चर कर देती है और डेथ, कॉज ऑफ डेथ मायोकार्डाइटिस होती है इसमें, है ना। तो हाफ टैबलेट भी खा ली उसने नई, न्यू, ये न्यू बहुत जरूरी है। अगर उसने दुकान से खरीद के खाई है
तो हाफ टैबलेट भी लीथल है। अगर गेहूं में रखी हुई खाई है तो 2 टैबलेट भी खा लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी बहुत कुछ कम हो जाती है गेहूं में। तो उससे पेशेंट से पहले हिस्ट्री पूछना है कि उसने नई दुकान से खरीद के खाई है कि उसने गेहूं में रखी हुई खाई है। अगर गेहूं में रखी हुई खाई है तो बोला बच सकता है। अगर दुकान से खरीद के खा ली है और आधी टैबलेट भी उसके अंदर चले गई है, उल्टी में नहीं निकली वो, तो फिर बोलना कि अब सल्फॉस का पेशेंट का एक ही ट्रीटमेंट है, फ्लूइड लगाते रहो। सल्फॉस के पेशेंट में आपको देखना है उसका एबीसी। ज्यादातर सल्फॉस के पेशेंट शॉक में आने लगते हैं, जैसे ही शॉक में जा रहा है सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है, उसको फ्लूइड दो, फ्लूइड लगातार देना है। दोनों हाथों में वेलफ्रॉन डाल दो आप, एक हाथ में फ्लूइड लगाना है, दूसरे हाथ में आपको डोपामिन या डोबिटामिन चालू कर देना है। इसके साथ साथ आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना है कि सल्फॉस वाला जो पार्ट है वो अलग ही होते जाए। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर दो आप उसका। इसके साथ आपको स्टेरॉइड दे दोगे आप, एस्कॉलिन। एक होता है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, ये इसमें यूज करते हैं तब तक जब उसका बीपी नॉर्मल है। अगर बीपी उसका नॉर्मल बना हुआ है, मतलब 100 से ऊपर है, तो ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट थोड़ा सा मेम्ब्रेन स्टेबलाइज कर देता है, सेल को रप्चर होने से रोकता है और ओवरऑल मोर्टिलिटी कम कर देता है। यही चीज इसमें भी देते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस में भी। ये एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, उसके लिए यूज होता है सल्फॉस में और ऑर्गेनोफॉस्फोरस में। सेल रप्चर होने से रोकता है ये, जिससे कि ओवरऑल जो टॉक्सिसिटी है, मायोकार्डाइटिस है, सीजर्स के एपिसोड्स हैं, वो सब कम आते हैं इसमें। तो दोनों में यूज करते हैं, जब तक कि बीपी उसका मोर देन 100 है तब दे सकते हैं, लेस देन 100 में नहीं देते। सल्फॉस का पेशेंट अगर आपके पास आया, पेशेंट का अपन ने सबसे पहले वाइटल्स देखे। वाइटल्स अगर नॉर्मल है, अगर वो हिस्ट्री दे रहा है कि उसने आधा टैबलेट खाई है, तो आप कंटिन्यूसली इसको वॉच करो, लवाज करो और फ्लूइड इनटेक चालू कर दो। साथ में मॉनिटर करते रहो। ईसीजी में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, बीपी कम तो नहीं हो रहा है। अगर ईसीजी में मैग्नीशियम सल्फेट लगा दो। अगर बीपी कम हो रहा है तो डोपामिन स्टार्ट कर देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है और हायर सेंटर रेफर कर देना है। अगर बीपी स्टेबल है और सब कुछ स्टेबल चलता रहता है तो लगातार वॉच करते रहो उसको। 2 या 3 दिन तक वॉच करना पड़ता है सल्फॉस के पेशेंट को। एसिड आया, एसिड एल्कली पॉइजनिंग में क्या होता है मेनली, अगर अपन बॉडी के अंदर एसिड जा रहा है तो ऐसे पूरी गैस्ट्रिक जो है, जैसे अपन को बर्न में वाले पेशेंट आते हैं, ऑलमोस्ट जैसे बर्न के पेशेंट आते हैं, सेम ट्रीटमेंट है एसिड का भी। बस इसमें गैस्ट्रिक लवाज नहीं कराना है, क्योंकि अगर राइस ट्यूब डालेंगे तो वो और डैमेज कर देगी, कई बार गैस्ट्रिक परफोरेशन भी कर सकती है। तो और ट्रीटमेंट पूरा बर्न का होगा, उसको हाई फ्लूइड देना है, एंटीबायोटिक्स देना है और स्टेरॉइड देना है। एनबीएम रखना है उसको 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूसली ये फ्लूइड लगा दो। और फ्लूइड इसमें कई बार 10-10 लीटर 10-10 यूनिट एक साथ लगा देते हैं फ्लूइड, है ना। जैसे बर्न में है, जैसे 60-70% बर्न आया ना, उसको 10-10 15-15 यूनिट एक साथ फ्लूइड लगाना पड़ता है कंटिन्यूसली। ऐसे ही एसिड पॉइजनिंग वालों को भी है, कंटिन्यूसली फ्लूइड लगाते जाओ, एनबीएम रखो उसको, हायर एंटीबायोटिक्स पे रखना पड़ेगा, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, स्टेरॉइड देना पड़ेगा क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन ना हो जाए गैस्ट्रिक में और वो चिपक ना जाए। इसका कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होता है कि इसमें इंटेस्टाइन चिपक ही जाए, मतलब जो इसोफेगस है ना, इसोफेगस चिपक जाता है एक दूसरे से, चिपक जाता है तो फिर 14 से 15 दिन के बाद इसमें एंडोस्कोपी करानी पड़ती है। ठीक, कोई सवाल? फ्लूइड इतना देंगे तो ओवरलोड नहीं होगा? तो आप ओवरलोड वॉच करो, आपको फ्लूइड लॉस तो होता ही है ना बर्न में। बर्न में भी तो फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस को उसको कवर करना पड़ेगा। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है तो फ्लूइड उसका।